हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रैंकर्स प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से आपके जितने भी क्वेश्चन नीट में आने वाले हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। इतने इजी वे में कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले एक घंटे में आप सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे अगर एग्जाम में आ गया तो हम देखते हैं कि सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन क्या है। पहले एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं सेल साइकिल क्या है। जिस तरह आप डेली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पे जाके आप नोट्स बना रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, घर पे आके उन नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपका डेली का रूटीन है। नेक्स्ट डे आप सेम रूटीन फॉलो करेंगे, सेम रूटीन उससे अगले दिन फॉलो करेंगे। तो ये आपके जो डेली के रूटीन है, डेली के इवेंट्स हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये आपका डेली की साइकिल है। इसी तरह सेल के अंदर भी कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। देन कुछ ग्रोथ होगी, सेल डिवाइड करेगी, ग्रोथ होगी, सेल डिवाइड करेगी। तो ये सेल के इवेंट्स होते हैं, इसी को बोलते हैं सेल साइकिल। एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है, ये एक सेल है, ये इनिशियल सेल है। सेल डिवाइड करेगी, सेल क्या कर रही है, ग्रो करके डिवाइड किया सेल ने। डिवीजन के बाद दो सेल होगी, अब ये दोनों सेल है, दोबारा ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करने के बाद फिर डिवाइड होगी, ग्रोथ किया देन फिर डिवाइड होगी, देन ये जो सेल्स हैं फिर दोबारा ग्रोथ करेंगी, फिर डिवाइड होंगी। इसी तरह सेल्स की साइकिल चलती रहती है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर दो टाइप से सेल डिवीजन होता है, एक माइटोसिस एंड एक मियोसिस। जो आपकी जर्मिनल सेल लाइंस होती है वहाँ पे मियोसिस टाइप की सेल डिवीजन चलती है, जहाँ पे आपके गैमेट्स में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 2n से n हो जाता है। और बाकी सेल्स के अंदर माइटोसिस चलती है, जिसमें जो सेल नंबर है वो 2n से 2n ही रहता है जब सेल डिवाइड करती है। तो आगे हम समझते हैं सेल साइकिल में क्या है, कैसे इसके इवेंट्स आएंगे, कौन कौन से इवेंट है, किस इवेंट के अंदर क्या स्पेसिफिक काम हो रहा है। उन सब इवेंट्स के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए और आगे चलते हैं हम हमारी सेकेंड स्लाइड पे। तो सेकेंड स्लाइड में क्या है, आपका सेल साइकिल की डेफिनेशन गिवन है कि ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। क्या है ये, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। और इन इवेंट्स में क्या होगा, जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है, जो जीनोम है, वो डुप्लीकेट होगा, और सेल के जो अदर कंस्टिट्यूएंट्स है या अदर कंपोनेंट्स है वो भी न्यू सिंथेसाइज होंगे या डुप्लीकेट होंगे। तो क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम एंड सिंथेसिस ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल। अब सेल का जीनोम डुप्लीकेट हो गया है, सेल के अदर कंपोनेंट्स डुप्लीकेट हो गए। अब सेल साइकिल क्या करेगी, अपने आप को डिवाइड करेगी। लास्ट में क्या होगा, जब सब चीज़ें हो जाएंगी तो सेल दो में डिवाइड हो जाएगी, तो दो डॉटर सेल बनेगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ये सेल का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। जब ये सेल ग्रो करेगी और अपना डीएनए को रेप्लिकेट करेगी, यहाँ पे एस फेज के अंदर हम देखेंगे एस फेज क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लीकेट हो जाएगा, डुप्लीकेट हो गया। और सेल साथ साथ ग्रोथ भी कर रही है, मतलब जो सेल के अदर कंस्टिट्यूएंट्स है उनका फॉर्मेशन भी हो रहा है, उनका सिंथेसिस हो रहा है। देन अल्टीमेटली सेल क्या करेगी, दो अदर सेल्स में टूट जाएगी या डिवाइड हो जाएगी। तो ये सेल का हुआ डिवीजन, सेल की ग्रोथ हुई, डिवीजन हुआ, फिर इन सेल्स के अंदर ग्रोथ होगी, इनका जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होगा और फिर से डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो इवेंट्स है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसी को हम बोल रहे हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या थी कि ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो रहा है, अदर कंस्टिट्यूएंट डुप्लीकेट हो रहे हैं, एंड जो एक सेल है वो दो में डिवाइड हो गई है। और जितने भी ये प्रोसेसेस है, ये जो कंप्लीट प्रोसेस थी, सेल का डुप्लीकेशन हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, ये सारे इवेंट्स है सेल साइकिल के। और सेल साइकिल के जितने भी प्रोसेसेस है, सेल साइकिल के प्रोसेस हो गया, सेल में जितना भी प्रोसेस होते रहते हैं वो सारे के सारे जेनेटिकली कंट्रोल्ड रहते हैं। जैसा आपका जीनोम होगा सेल उसी तरह से बिहेव करेगी, जैसा जीनोम वैसा ही सेल बिहेव करेगी। तो ये आपको सेल की डेफिनेशन समझ में आ गई है आई थिंक। अब हम चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है कि सेल फेजेस क्या है, सेल साइकिल के फेजेस क्या है। सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो सेल साइकिल को दो मेजर फेज में डिवाइडेड किया गया है। एक तो होगा इंटरफेज, एक होगा इंटरफेज, एंड सेकंड वन होगा आपका एम फेज। जो आपकी सेल होती है
सेल होती है वो चाहे किसी भी ऑर्गेनिजम्स की हो, वो सेल डिवाइड कर रही है। अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप देखेंगे कि जो सेल टाइम होता है, सेल का डुप्लीकेशन का टाइम होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग देखने को मिलेगा। अगर हम सिर्फ यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में हम ह्यूमन और यीस्ट सेल का कंपैरिजन करें, ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में, डुप्लीकेट होने में अप्रोक्सीमेटली 24 आवर लगता है, और वहीं बात करें हम यीस्ट सेल की तो वो 90 मिनट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ह्यूमंस को कितना टाइम लगता है? अप्रोक्सीमेटली 24 आवर, और ये सेल जो कि एक यूकैरियोटिक सेल ही है उसको टाइम लगता है 90 मिनट्स। और अगर हम प्रोकैरियोट्स पे आ जाए, बैक्टीरिया पे आए, तो वो तो और ज़्यादा फास्ट डुप्लीकेट होते हैं। वो विद इन 20 मिनट्स के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट कर लेते हैं और सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाती है। इतना फास्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवाइड करती है। अब हम सेल के फेजेस की बात करें तो 2 फेज थे, इंटरफेज एंड एम फेज। मोस्ट ऑफ टाइम सेल साइकिल का जो फेज टाइम होता है, हम ह्यूमन सेल की बात करें तो 24 आवर का होता है। 24 आवर में से 23 आवर अप्रोक्सीमेटली सेल इंटरफेज में रहती है। सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 1 घंटा जो होता है उसके अंदर सेल रहती है एम फेज में, और एम फेज ही वो फेज है जहां पे सेल एक्चुअल में डिवाइड करती है। जो आपका इंटरफेज है इसमें सेल प्रिपेयर हो रही है सेल डिवीजन के लिए। एक्चुअल डिवीजन जो होगा वो एक्चुअल डिवीजन कहाँ हो रहा है आपका? एक्चुअल डिवीजन होता है आपका एम फेज में। ये एम फेज है। अब जो ये आपका एम फेज है, ये जो गिवन है, ये एम फेज है, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होगा आपका कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हो। और अगला होगा साइटोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो आपका जो एम फेज है, एम फेज डिवाइड है साइटोकाइनेसिस एंड ये 4 जो फेज है, ये 4 फेजेस हैं, ये आपके कैरियोकाइनेसिस के। ये 4 फेजेस आपके किसके हैं? कैरियोकाइनेसिस के फेज हैं। और लास्ट में ये आपका आ गया साइटोकाइनेसिस, देन सेल डिवाइड हो जाएगी 2 में। एम फेज को माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। एम फेज को और क्या बोलते हैं? माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज। अब हम देख लेते हैं कि एम फेज और इंटरफेज में क्या क्या डिफरेंसेस है। एम फेज में एक्चुअल में आपकी सेल डिवाइड होती है। एक्चुअल सेल डिवीजन कहाँ हो रहा है आपका? एक्चुअल सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो एक्चुअल सेल डिवीजन एम फेज में होता है, जहां पे आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस आपकी कहाँ हो रही है? आपके एम फेज में। और ये कहाँ लास्ट का जो 1 आवर होता है वहीं पे ऑपरेट करती है। ये तो हो गई आपकी एम फेज की बात। इंटरफेज की बात करें तो जो 2 कंसिक्यूटिव एम फेज होते हैं उनके बीच में आपका आएगा ये इंटरफेज। इंटरफेज आएगा 2 एम फेज के बीच में। 95% ऑफ द सेल साइकिल का जो टाइम होता है, अगर माने कि सेल को 100 आवर लग रहे हैं किसी सेल को डुप्लीकेट होने में, तो लगभग 95 मिनट आपकी सेल्स, 95 मिनट सेल आपकी रहेगी इंटरफेज में। लास्ट का जो 5 मिनट होगा, 5 आवर्स होंगे, उसी में सेल आपकी डिवाइड हो रही है। तो 95% टाइम आपका रहेगा इंटरफेज में सेल रहेगी आपकी। अब सेल इसके अंदर जो इंटरफेज है, इंटरफेज में आपकी सेल एक्चुअल में डिवाइड नहीं हो रही है, तो इस फेज को हम बोलते हैं, इस फेज को क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज। इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है पर सेल डिवाइड नहीं हो रही है। तो इसके जो मेजर 2 कंपोनेंट्स होंगे, अब सेल जब प्रिपेयर हो रही है डिवीजन के लिए तो वो क्या कर रही है? अपने आप को, अपने अंदर जो प्रोटीन्स हैं, जो भी प्रोटीन्स है उनका सिंथेसिस कर रहे हैं। तो सेल क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है। सेल के अंदर क्या हो रहा है? ग्रोथ हुआ। और जो जेनेटिक मटेरियल था उसका डुप्लीकेशन हो रहा है आपका इंटरफेज में। जैसे एम फेज 2 फेज में डिवाइडेड था, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस में, उसी तरह जो आपका इंटरफेज है, इंटरफेज भी 2 फेज के अंदर डिवाइडेड, 3 फेज में डिवाइडेड है, सॉरी, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। जो आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो होता है आपका S फेज में। और ग्रोथ थ्रू आउट द सेल साइकिल चलती रहती है। थ्रू आउट द सेल साइकिल देखेंगे आप, ग्रोथ हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि ग्रोथ हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा है कि ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ग्रोथ क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो थ्रू आउट द सेल चलती रहती है। ये हो गया आपका जो ये एनसीईआरटी से ही डायग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कौन से फेज होते हैं, यहाँ से ही आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करें जो इंटरफेज के अंदर 3 फेज है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, वहां पे क्या क्या रोल प्ले होते हैं, क्या क्या इवेंट्स अकर होते हैं, उन इवेंट्स की बात करें, वहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं।
तो G1 जो फेज है आपका, गैप 1 फेज जो है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका जो मेजर ऑर्गेनेली है, हमने बात की जो जीनोमिक डीएनए है या जीनोमिक मटेरियल है आपका, उसका डुप्लीकेशन तो हो रहा है आपका एस फेज में, पर अदर जो ऑर्गेनेली है सेल की, उनका डुप्लीकेशन आपका होगा G1 फेज में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्गेनेलीज का डुप्लीकेशन कहाँ हो रहा है आपका, G1 फेज में। अब आ गया आपका एस फेज। एस फेज में क्या होता है कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो तो डिवाइड होता ही होता है, उसके साथ साथ सेंट्रियोल भी डिवाइड होता है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी कहाँ हो रहा है आपका, एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है आपका एस फेज में। ये तो मोस्ट ऑफ बच्चों को पता होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन आपका एस फेज में होगा। बच्चे किस चीज़ को मिस आउट कर देते हैं कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी आपका एस फेज में होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि डीएनए कंटेंट 2C से 4C हो जाता है और क्रोमोसोम का नंबर रहता है 2n से 2n। तो इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। 2n क्या है, ये एक आपकी सेल होगी, ये एक आपकी सेल है। सेल के अंदर दो क्रोमोसोम को ही लेके चलता हूँ मैं। एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है। ये दो क्रोमोसोम्स थे, ये दो क्रोमोसोम हैं। जब ये एस फेज में एंटर करेंगे, एस फेज में जब ये क्रोमोसोम एंटर करेंगे तो एस फेज में क्या होगा, एस फेज में क्या होगा आपका, एस फेज में यहीं पे हम बना ले रहे हैं। एस फेज में आपका ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम डबल हो जाएगा। ये सेंट्रोमियर से अटैच आर्म है। तो जब डुप्लीकेशन होगा, अब इनका नंबर कितना है, 1 और 2, ये दो ही क्रोमोसोम है। अब जब डीएनए का डुप्लीकेशन होगा एस फेज में, तो ये सेंट्रोमियर से ही अटैच रहेगा। जो न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए है ये सेंट्रोमियर से ही अटैच्ड रहेगा, सेंट्रोमियर से ही अटैच्ड है। इनका नंबर अगर देखें, नंबर अभी भी 1 और 2 है, सिर्फ दो ही क्रोमोसोम अभी भी देखेंगे हम, दो क्रोमोसोम्स है। ये जो न्यू फॉर्म हुई है ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इस क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड्स है। इनका नंबर अभी भी 1 है, पर अगर एक्चुअल कंटेंट की बात करें, जो क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअल में डबल हो गया है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है डबल हो गया। अब हम इसी एग्जांपल से समझने की देखें, आपके क्रोमोसोम का नंबर था 2, आफ्टर एस फेज क्रोमोसोम का नंबर कितना रहा, 2 ही रहा है। यही हमारा इस स्लाइड के अंदर है। जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 2n से 2n ही रहता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, 2 × n, एंड 46 ही आपका एस फेज के बाद क्रोमोसोम्स रहेंगे। और हमारा डीएनए कंटेंट की बात करें, अगर डीएनए कंटेंट की बात करें तो डीएनए कंटेंट आपका डबल हो गया है। 2C कंटेंट था तो 2C से आपका हो गया है 4C। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस की अगर बात करें, 2C का मतलब 46 अगर था तो आपका कंटेंट कितना हो गया, 92। आपका कंटेंट डबल हो रहा है एस फेज में, जबकि आपका क्रोमोसोम का नंबर सेम रह रहा है। इस जो ये डायग्राम है इससे आप समझ गए होंगे कि कैसे क्रोमोसोम जो न्यू सिंथेसाइज हुआ है जेनेटिक मटेरियल वो अटैच्ड रहता है सेंट्रोमियर से, इस वजह से नंबर नहीं बढ़ पाता है। यही डिफरेंस आपका जब मियोसिस आप पढ़ने जाएंगे तब आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि जब नंबर होता है ना मियोसिस में नंबर डिक्रीज कैसे हो जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब आपका इंटरफेज खत्म होने के बाद, अभी इंटरफेज में आपका एस फेज कंप्लीट हुआ है। G2 फेज की अगर हम बात करें तो G2 फेज में कोई ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। G2 के जस्ट बाद आपका क्या स्टार्ट होने वाला है, M फेज। G2 के जस्ट बाद आपका स्टार्ट होगा M फेज, और M फेज में सेल एक्चुअल में डिवाइड होगी। तो सेल क्या करेगी, अपने आप को प्रिपेयर कर रही है एक्चुअल डिवीजन के लिए। एक्चुअल डिवीजन के लिए जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है तो जितने भी प्रोटीन्स होंगे उनका सिंथेसिस होगा और ग्रोथ होगा। तो G2 फेज में आपका क्या हो रहा है, एक्चुअल में ग्रोथ रहती है और प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस होता है। प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस होगा G2 फेज में और आपकी ग्रोथ होती रहेंगी। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो डिवाइड नहीं करती है, वो अपना डिवीजन लॉस्ट कर चुकी है, पर कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो डिवाइड नहीं कर रही है, अगर जरूरत पड़ी तो वो डिवाइड कर देंगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाए, सेल्स डिवाइड नहीं करिए, इंजरी हो जाएगी, तो उस एरिया को हील करने के लिए सेल डिवीजन स्टार्ट कर देती है। उनको सिग्नल मिलेंगे कि यहाँ पे इंजरी हो गई है तो आप डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए, तो सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हार्ट सेल्स जो होती है वो डिवाइड नहीं करती है, पर कुछ कंडीशन में अगर कुछ टिश्यू ऐसे हैं जिनकी सेल्स डिवाइड नहीं करती है, पर इमरजेंसी कंडीशन में वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं। जो सेल्स डिवाइड नहीं कर रही हैं, जो अभी रेस्टिंग फेज में है, वो G1 फेज को छोड़ के जी नोट फेज में चली जाती हैं। हम अगर इस डायग्राम में देखें तो ये है जी नोट फेज, ये आपका जी नोट फेज G1 से निकल के ये जी नोट फेज में चली जाती है। इसको बोलते हैं क्यूसेंट फेज। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं क्यूसेंट फेज या फिर क्यूसेंट स्टेज। इसमें सेल कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रही है, पर मेटाबॉलिकली हमेशा एक्टिव रहती है। इस स्टेज के अंदर भी, इस फेज में भी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिज्म उसमें चलता रहता है। बोलिक एक्टिव। आपका इंटरफेज खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे एक्चुअल सेल डिवीजन की, जहां से आपके मेजर चांसेस है क्वेश्चंस आने के। इंटरफेज के बाद आपका स्टार्ट हुआ एम फेज या फिर माइटोसिस फेज, जिसमें दो स्टेज हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के जो स्टेप्स है, जो फेज हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 4 फेज हैं। आप मियोसिस की बात करेंगे तो वहाँ पे भी 4 फेज देखने को मिलेंगे आपको एम फेज में। तो यहाँ के जो 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। पहले हम बात करें अगर एनिमल सेल की और प्लांट सेल की, तो जो माइटोसिस कहाँ ऑपरेट होती है, जो इक्वेशनल डिवीजन है 2n से 2n हो रहा है, वो कहाँ ऑपरेट होती है? जितने भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर माइटोसिस होगी, एक्सेप्ट जो आपका मेल हनी बी होती है, वहाँ पे आपका हैप्लॉइड सेल में भी आपको देखने को मिलेगी माइटोसिस। एनिमल्स में सभी डिप्लॉइड सेल्स में आपको देखने को मिलती है माइटोसिस, बट मेल हनी बी में आपको हैप्लॉइड सेल के अंदर भी माइटोसिस देखने को मिलेगी। अगर प्लांट्स की बात करें वहाँ, तो प्लांट्स के अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों टाइप की सेल्स के अंदर माइटोसिस देखने को मिलती है। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों टाइप की सेल के अंदर माइटोसिस होगी। अब हम चलते हैं हमारे मेन काम पे, जो कि है आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। जो कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप्स है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो प्रोफेज है, सबसे पहला फेज है, उसके अंदर क्या होगा? जो आपका पहले जेनेटिक मटेरियल था इंटरफेज में, वो बहुत लूज प्रेजेंट था, वो बहुत लूज धागे की तरह प्रेजेंट था। अब उस जो लूज आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, वो कंडेंस होना स्टार्ट करेगा, एक क्रोमोसोम की शेप लेना स्टार्ट करेगा। तो आपका जो एम का प्रोफेज है, प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम का मटेरियल होता है। फर्स्ट स्टेप क्या आ गया? कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, कंडेंसेशन होगा। उसके साथ साथ क्या होगा? ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है, जो ये सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो गई थी आपके एस फेज में। एस फेज में डुप्लीकेट होने के बाद अब ये क्या करेंगी? अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देंगी। जो सेंट्रियोल है अब क्या करेंगी? अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट करेंगी, और साथ साथ वो कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज करती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट करती है, और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करेंगे? क्रोमोजोम के जो काइनेटोकोर्स होते हैं वहां पे जाके अटैच होंगे। देन एनाफेज जो आएगा आपका, उसमें सेल जब क्रोमोजोम सेपरेट होंगे तो वो माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच रहते हैं क्रोमोजोम्स। तो अभी सिर्फ हम यहाँ ये देखें कि अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किए हैं आपके जो सेंट्रोजोम कह लिया, सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ है। रेडिएट माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स सिक्रेट करते हैं, सिक्रेट तो क्या करते हैं? रेडिएट करते हैं, एंड इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को बोलते हैं एस्टर्स। ओके, इसके साथ साथ जितनी जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज हो गई, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज में। ये क्या स्टार्ट हो जाती है? डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है, और नॉट विजिबल होती है, डिसअपीयर हो जाती है ये सारी सेल। न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, एनवेलप हो गया। ये हो गई आपकी प्रोफेज की बात। मेजर क्या है? यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है, और जो आपका सेंट्रियोल्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गए, और मेजर आपकी जो ऑर्गेनेली है वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गई। अब आ गया आपका एम फेज। एम फेज में क्या होगा? जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोजोम कंडेंस हो चुके हैं क्रोमोजोम्स, अब वो अलाइन होंगे बिल्कुल सेंटर में, सेल के सेंटर में अलाइन होंगे। जैसे ये आपकी सेल है, यहाँ पे सेंटर में ये क्रोमोजोम्स अलाइन हो गए हैं, सेंटर में ये क्रोमोजोम अलाइन हो गए हैं, ठीक है। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोजोम, और ये इस प्लेट को क्या बोलेंगे? जो अलाइनमेंट है, मेटाफेज प्लेट बोलेंगे। जो ये प्लेट है,
इसको हम बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। अब जो रेडिएट हो रहे थे आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जाके अटैच हो जाएंगे यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है सेल क्रोमोसोम्स का, वहाँ पे। मैं एक बार डायग्राम एक बना के दिखा दूँ यहाँ पे आप, ताकि थोड़ा अच्छे से समझ पाए। एक क्रोमोसोम है, ये बड़ा सा बना देता हूँ, ये क्रोमोसोम है। ओके, जब एस फेज में था तो इसका डुप्लीकेशन हुआ। एस फेज में क्या हुआ, इस जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन हुआ और ये अभी तक कहाँ पे अटैच है, जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है वहाँ पे अटैच है ये अभी। अब इस सेंट्रोमियर के अराउंड कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये स्पेशल प्रोटीन एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। इन स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर। इन काइनेटोकोर्स पे ही आके जो स्पिंडल फाइबर्स अराइज हो रहे थे सेंट्रियोल से, वो अटैच होते हैं इन काइनेटोकोर पे। स्पिंडल फाइबर्स कहाँ अटैच होंगे, ये काइनेटोकोर है, इससे अटैच होंगे। ये फॉर एग्जांपल सेंट्रियोल है। अब ये क्या करेंगे, जो काइनेटोकोर ये स्पिंडल फाइबर्स है, ये छोटा होना स्टार्ट करेंगे और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ये आपस में सेपरेट हो जाएंगी। ये बीच में से टूट जाएगी और सेपरेट हो जाएगी। तो ये जो एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम दो में डिवाइड हो जाएगा। एक जो दो सेल्स बनेंगी, दोनों में एक एक क्रोमोसोम चला जाएगा। तो ये होता है आपका एक प्रॉपर, अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें, जब मेटा फेज में अरेंज होता है, देन एनाफेज में ये डिवाइड होना शुरू होगा। ये आपका अरेंज है। अगर हम मेटाफेज के क्रोमोसोम की बात करें तो इतना कंडेंस हो चुका है, कंडेंसेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है मेटाफेज में क्रोमोसोम की। तो जो क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी होती है उस सबसे बेस्ट विजुअलाइज कर सकते हैं हम इस स्टेज में। मेटाफेज में क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी सबसे बेस्ट विजुअलाइज की जाती है। अच्छे से हम स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम को किस फेज में, मेटाफेज में। कंडेंसेशन आपका कंप्लीट हो गया है, कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया एंड ऑब्जर्व क्लियरली। और आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में ही आपका डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई थी या डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई थी। तो अब आपका जो क्रोमोसोम का मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। आपका जो मटेरियल है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। आपका मेटाफेज कंप्लीट हो गया। मेटाफेज में क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है कि जो आपके क्रोमोसोम है कहाँ अलाइन होते हैं, मेटाफेज प्लेट पे बिल्कुल सेंटर में अलाइन होते हैं। और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं आपके क्रोमोसोम्स पे सेंटर में। अब हम बात करते हैं एनाफेज की। तो एनाफेज में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स अभी अटैच है क्रोमोसोम पे, अब ये जो क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स है इनको सेपरेट करना स्टार्ट करती है। इनको क्या करेंगी, सेपरेट करना स्टार्ट करेंगी। जो क्रोमोसोम का मटेरियल डबल हो रखा था वो सिंगल हो जाएगा और अलग अलग सेल लाइन में, अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। और साथ साथ साइटोकाइनेसिस की भी प्रोसेस हो जाती है। ये फरो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट सेल में जाना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेल माइग्रेट होना स्टार्ट हो गई है। तो सेल का माइग्रेशन होता है अपोजिट पोल्स पे। अपोजिट पोल्स पे जो क्रोमोसोम्स है वो जाना स्टार्ट कर देते हैं। जो आपके सेंट्रोमियर्स है उनकी डायरेक्शन कहाँ होती है, पोल्स की तरफ। तो सेंट्रोमियर डायरेक्टेड रहती है पोल्स की तरफ, और जो आर्म बच गई, ये आर्म्स है जो क्रोमोसोम की, ये सेंटर की तरफ रहती है। आर्म्स सेंटर की तरफ रहेंगी। तो आपके ये तीनों फेज कंप्लीट हो गया। जो आपका फोर्थ फेज है, फोर्थ फेज जो है आपका कैरियोकाइनेसिस का, उसमें क्या होता है, जो आपका प्रोफेज था उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे प्रोफेज के अंदर क्या था, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेड हो रही थी, या आपके जितने भी ऑर्गेनेल्स थी वो डिसअपियर हो रही थी। तो इसके अंदर दोबारा फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा विजिबल हो जाएगी ये। तो इसमें क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। और प्रोफेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो रहा था, यहाँ पे डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपके 4 फेजेस हैं। 4 फेजेस के बारे में ये कंप्लीट डिटेल यहाँ होगी। इससे बाहर आपका क्वेश्चन आने वाला है ही नहीं बिल्कुल भी। अब हम बात कर रहे हैं कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस की। एनिमल सेल और प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो इन दोनों टाइप की सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो बाहर से अंदर की तरफ होती है। जैसे हम किसी बैलून को बीच में से दबा दे तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह आपका जो
साइटोकाइनेसिस होता है एनिमल सेल के अंदर, यहाँ पे भी एक क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन होता है, बाहर से अंदर की तरफ डिवीजन होती है। जबकि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे जो सेल प्लेट होती है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है सेंटर में, एंड देन वो बाहर की तरफ रेडिएट करती है, बाहर की तरफ रेडिएट करेगी और देन सेल डिवाइड हो जाएगी दो सेल में। ये जो सेल प्लेट होती है ये प्रिकर्सर होती है सेल डिवीजन की या साइटोकाइनेसिस की, प्रिकर्सर ऑफ साइटोकाइनेसिस। जो सेल प्लेट होती है ये एक्ट करती है, एक्ट एज मिडल लैमेला बिटवीन टू सेल वॉल, दो सेल वॉल के बीच में मिडल लैमेला की तरह काम करती है आपकी सेल प्लेट। तो प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो सेंटर से बाहर की तरफ होता है, सेंटर टू पेरिफ्री, एंड इन एनिमल सेल फ्रॉम पेरिफ्री टू द सेंटर। अब कुछ सेल में क्या होता है कि जो कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं पाती है, बार बार कैरियोकाइनेसिस हो जा रही है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है सेल की। तो उस टाइम पे क्या होता है, सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है, और इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम बोलते हैं सिंसीशियम। सिंसीशियम बोलते हैं हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। कोकोनट का जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है वो एक सिंसीशियम का एग्जांपल है या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का एग्जांपल है। अब माइटोसिस कहाँ रोल प्ले करती है, सिग्निफिकेंस क्या क्या है, माइटोसिस होती क्यों है? तो माइटोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो है एक ग्रोथ में। हम किसी से मिलते, कोई छोटा बेबी हमने देखा है, हम 10 साल बाद किसी से मिल रहे तो वो बड़ा हो गया। अब वो बड़ा किस वजह से हो गया, क्योंकि उसमें ग्रोथ हुई है, और उस ग्रोथ के पीछे जो रीजन है वो है माइटोसिस। तो ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। जब इंजरी वगैरह हो जाती है, सेल चोट लग गई है, तो जो आपका वुंड एरिया है उसको कवर करने के लिए जो हीलिंग एरिया, जिस एरिया को हील करना है, वहाँ पे भी माइटोसिस के थ्रू ही सेल डिवाइड करती है और उस एरिया को कवर करती है। तो सेल रिपेयर में भी यहाँ काम करता है। उसके अलावा जो आपकी अपर स्किन की लेयर हो गई, गट की लाइनिंग होगी, जो आपकी ब्लड की सेल्स है, वहाँ जब आप पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन, वहाँ पे सेल्स जो होती है ब्लड की, उसका टाइम पीरियड है कि आरबीसी 120 दिन में खत्म हो जा रही है, डब्ल्यूबीसी का और कम टाइम है। तो और कभी भी आप देखते हैं तो बॉडी के अंदर ऑन एन एवरेज एक सेम कॉन्स्टेंट सी नंबर ऑफ सेल्स रहती हैं, ब्लड सेल्स। तो वो किस वजह से रह पाती है, वो भी माइटोसिस की वजह से ही रह पाती है, क्योंकि माइटोसिस होगा तभी उनका नंबर कांस्टेंट रहेगा। तो अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल ऑफ गट लाइनिंग, ब्लड सेल्स किसकी वजह से कांस्टेंट रहती है, वो माइटोसिस की वजह से रहती है, कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होती रहती है वो। प्लांट की अगर हम बात करें तो एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम के अंदर भी आपको माइटोसिस देखने को मिलेगा। तो माइटोसिस से रिलेटेड आपकी यही बातें थी। अब हम चलते हैं एक और डिफरेंट टाइप की सेल डिवीजन, दैट इज द मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस माइटोसिस के कंपैरेटिवली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, और वहां से ही आपका इस चैप्टर में मियोसिस 1 से स्पेशली हम बात करें, मियोसिस के अंदर 2 फेज है, मियोसिस 1 एंड 2। तो मियोसिस 1 से आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे जो सेकंड टॉपिक है मियोसिस सेल डिवीजन का। माइटोसिस के बाद हम पढ़ेंगे मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस जनरली कहाँ ऑपरेट होती है, जो आपकी जर्मिनल सेल्स होती है, जब हमको गैमेट्स का फॉर्मेशन करना हो, तो गैमेट्स का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है आपका मियोसिस के थ्रू। इनिशियल जो सेल होती है उसका नंबर होता है 2n, इनिशियल नंबर है जर्मिनल सेल का 2n। जब मियोसिस 1 में सेल जाएगी, जब सेल कब कहाँ जाएगी, मियोसिस 1 में जाएगी, तो यहाँ पे होगा इसका नंबर हाफ। इसीलिए मियोसिस 1 को बोलते हैं, हम स्टेप देखेंगे कि कैसे हाफ होता है आगे जब इनके फेजेस के अंदर जाएंगे। ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है कि कहाँ पे क्या होता है। मियोसिस 1 में होगा आपका रिडक्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अगर मियोसिस 1 ना लिखा हो तो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे, अगर मोर स्पेसिफाई कर दिया हो तो मियोसिस 1 आपकी रिडक्शनल डिवीजन होती है, मियोसिस 1 में रिडक्शनल डिवीजन। और माइटोसिस में क्या होता है आपका इक्वेशनल डिवीजन होती है।
इसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, इक्वेशनल डिवीजन। अब ये 2n था, जब रिडक्शन हुआ तो 2n से हाफ हाफ हो गया, क्रोमोसोम हाफ इसमें आ गए, हाफ इस सेल में चले गए, तो ये आपका रिडक्शन हो गया। अब होगी इक्वेशनल डिवीजन, तो इसमें भी n आएगा, इसमें भी n आएगा, इसमें n, इसमें n। तो ये एक सेल से जब स्टार्ट किया तो एट द एंड 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। एक सेल से 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है मियोसिस में। मियोसिस में कितने गैमेट्स बन रहे हैं? 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को मियोसिस 1 और 2 को कंबाइन कर दे तो हम आपका क्या होगा? कंप्लीट मियोसिस होगा। तो कहाँ होता है? अब ये हो गए गैमेट्स। जब एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा, मेल गैमेट के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, फीमेल गैमेट्स के पास भी या ओवा के पास बोले तो आपका n नंबर ऑफ गैमेट्स है। जब इनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन को हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन होने से जो सेल बनेगी उसको बोलते हैं जाइगोट। तो हमारी बॉडी में पहली सेल जाइगोट होती है जिसका नंबर 2n होता है। जो ये अभी मियोसिस में नंबर हाफ हुआ है वो दोबारा 2n कैसे हो जाएगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन रिस्टोर डिप्लॉइडी फेज, या फिर डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर करने का काम कौन करता है? आपका फर्टिलाइजेशन करता है। तो ये तो आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया मियोसिस के बारे में। अब हम चलते हैं थोड़ा डिटेल में। पहले डिटेल में जाने से पहले की फीचर्स देख लेते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या है मियोसिस के। इसमें 2 साइकिल होती है न्यूक्लियर डिवीजन की। न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 टाइम्स। यहाँ पे हम देखें, पहले 2n से nn हुआ, देन n से फिर डिवाइड हुआ आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की तो हो गई 2 डिवीजन, पर जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है सिर्फ एक बार। तो एस फेज आपका जो मियोसिस 1 है उससे पहले सिर्फ एक बार एस फेज आएगा, सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो जेनेटिक मटेरियल जो था आपका सिर्फ एक बार डिवाइड होगा। आपके जो इनिशियल इंटरकाइनेसिस के फेज थे वो एक बार चलेंगे, आपका जो जेनेटिक मटेरियल एक बार डिवाइड होगा, देन आपका 2 बार न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। अब जो एस फेज है, जो आपका एस फेज है जहां पे आपका जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन होगा, वहां पे 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। एक क्रोमोसोम से जब डीएनए डुप्लीकेट होगा, ब्रांचिंग होगी, जैसे एक ये क्रोमोसोम था, यहाँ पे क्रोमोसोम हो गया। एक और क्रोमोसोम हम माने ये है, इसका डुप्लीकेशन हो गया, तो इसके भी सिस्टर क्रोमेटिड बन गए, इसके भी सिस्टर क्रोमेटिड। और जब डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं, 2n की बात करते हैं, तो जो ये 2 क्रोमोसोम एक साथ रखते हैं, एक क्रोमोसोम का एलील ही होता है दूसरा। तो अगर ये A है तो ये A डैश होगा, थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी, उसकी वजह से एक दूसरा क्रोमोसोम बन गया। जब इनकी अलाइनमेंट होगी, जब इन क्रोमोसोम्स की अलाइनमेंट होगी मेटाफेज में, तो ये दोनों एक साथ इस तरह अरेंज होंगे। आप माइटोसिस में देख रहे हैं अरेंजमेंट इस तरह थी, क्रोमोसोम्स की 46 क्रोमोसोम ऐसे थे, पर अब जब मियोसिस में आप देखेंगे तो इनकी अरेंजमेंट ऐसे होगी, 23-23 ये अरेंजमेंट होगी। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया है आई थिंक। यहाँ पे इन दोनों क्रोमोसोम्स को, ये क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया, इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये कैसे क्रोमोसोम है? होमोलोगस। ये मोर और लेस सिमिलर रहते हैं, कुछ डिफरेंसेस की वजह से ये डिफरेंट हो गए हैं, या एलिलिक फॉर्म बोलते हैं इसको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और इन क्रोमोसोम्स के बीच में होती है रिकम्बिनेशन। इनके बीच में क्या होगा? रिकम्बिनेशन होगा। ये जो स्टेप है ये इस सेल साइकिल का या इस टाइप की सेल डिवीजन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि रिकम्बिनेशन से वेरिएशन होती है, और वेरिएशन आएगी तभी इतनी डिफरेंट फॉर्म्स के, हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, अलग अलग होते हैं। वो किस वजह से है? क्योंकि वहां पे वेरिएशंस हो रही है रिकम्बिनेशन की वजह से। तो रिकम्बिनेशन आपको कहाँ देखने को मिलती है? मियोसिस में। और रिकम्बिनेशन किसके बीच में होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में रिकम्बिनेशन होगा। एट द एंड क्या होगा? 4 हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। जब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी, मियोसिस कंप्लीट होने पे आपका 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। अब हम चलते हैं इनके फेज के ऊपर, कौन कौन से फेज है। मियोसिस 1, मियोसिस 2,
हमने इनिशियल फर्स्ट स्लाइड में देखा है कि मियोसिस जब फॉलो होती है तो मियोसिस 1 देन मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के कैरियोकाइनेसिस के फेज की बात करें, न्यूक्लियर डिवीजन होगा आपका 2 बार, जबकि आपका सेल का जो न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन था, रेप्लिकेशन था, वो 1 बार हो रहा था। तो 2 बार जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, तो 2 बार आपके फेज आ रहे हैं। तो जो आपका मियोसिस 1 में होंगे, ये जो 4 फेजेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एक बार आएंगे। देन मियोसिस 2 में भी ये फेज दोबारा आएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट इन फेजेस में कौन सा है? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 से आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बच्चे इस सीक्वेंस को याद नहीं रख पाते हैं, इन सीक्वेंस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसको याद नहीं कर पाते, और सिंगल इवेंट ही है, कोई ज़्यादा इवेंट्स नहीं है, 1 या 2 लाइन याद करने की है, उससे ज़्यादा इवेंट होता ही नहीं है। तो अब हम देखें आपका जो प्रोफेज है, प्रोफेज में आपके 5 आपके फेज है, ये 5 फेजेज है। इनको सीक्वेंस में याद कैसे रखना है उसकी एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते हुए आप क्या करेंगे? नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाते वक्त आपको ज़रूरत किसकी है? पेन की। और पेन अपने आपके फ्रेंड से मांगा है। आपका फ्रेंड एल नाम से है कोई फ्रेंड, लकी जरा पेन दे। तो आपने अपने फ्रेंड से पेन मांगा, बस इतनी से ही आपकी ये ट्रिक सोल्व हो गई है। आपके 500 जो फेज हैं एक सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। लकी से हो गया आपका लिप्टोटिन, जरा से जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, ये आपके फेज हैं। अब आपके ये 5 फेज है, इनके अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है? लिप्टोटिन। लिप्टोटिन में क्या होगा? कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। हमने माइटोसिस में भी देखा है, जो आपका प्रोफेज होता है उसमें इनिशियल क्या होता है? क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन होता है, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। जाइगोटिन की बात करें तो जाइगोटिन में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं, या जो प्रोसेस होती है प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। तो इसमें क्या होता है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, अगर बात करें, ये 2 क्रोमोसोम्स थे, ये क्रोमोसोम था आपका, एस फेज में डुप्लीकेशन होने के बाद आपका ये बन गया क्रोमोसोम। यहां पे एक और क्रोमोसोम था, इसका भी एस फेज में डुप्लीकेशन हुआ। डुप्लीकेशन होने के बाद ये अरेंज हो जाते हैं और यहाँ पे एक ये इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये आम ना एक दूसरे के साथ क्रॉस होने लग जाती है, इसी रीजन में आपका रिकम्बिनेशन होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, इसको हम बोल रहे हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का आपका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आपका बन रहा है जाइगोटिन फेज में। लिप्टोटिन में कॉम्पैक्शन हुआ, अब क्रोमोसोम अलाइन हो गए हैं, और जो आपका अलाइनमेंट है, अभी अलाइन सेंटर में अलाइन नहीं हुए, एक दूसरे के पास आ गए क्रोमोसोम्स, एक दूसरे के पास आके वो इस तरह का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक्स शेप का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब आपका जो 3 स्टेप, लिप्टोटिन और जाइगोटिन के बारे में हमने लास्ट स्लाइड में जिक्र कर लिया है। अब देखते हैं पैकाइटिन में क्या होता है। अब जो ये क्रोमोसोम्स बने थे, जो एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना था, इनके बीच में होता है रिकम्बिनेशन, उनके बीच में होगा रिकम्बिनेशन, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा इन दोनों, यहाँ से कुछ मटेरियल यहाँ पे जाएगा और इस क्रोमोसोम का कुछ मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है? पैकाइटिन में। पैकाइटिन में रिकम्बिनेशन होता है। और जो ये रिकम्बिनेशन है, ये जो रिकम्बिनेशन है ये एक एंजाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, एंजाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, और एंजाइम का नाम क्या है? रिकम्बिनेज। रिकम्बिनेज, रिकम्बिनेज एंजाइम क्या करता है? रिकम्बिनेशन करवाता है। ओके, तो पैकाइटिन के अंदर हो रहा है आपका रिकम्बिनेशन। अब रिकम्बिनेशन हो गया तो अब सेल क्या करेगी? जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था अब वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन स्टार्ट कहाँ हो रहा है? आपका डिप्लोटिन स्टेज में। और जब डिसोल्यूशन स्टार्ट होने लगेगा तो लास्ट में सिर्फ थोड़ी सी जगह पे वो अटैच रह जाएगा। वो जो एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा बिल्कुल लास्ट में, इस तरह अटैच था, क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, लास्ट में जो एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं काइस्मेटा।
इस स्टेज में इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक्स टाइप का, जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे होंगे। और डाइकाइनेसिस में आपका जो कॉम्प्लेक्स था, कैस्मेटा था, ये टर्मिनेट हो जाएगा, दोनों क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। और रिकम्बिनेशन कहाँ होती है, किन के बीच में होती है? रिकम्बिनेशन होती है आपकी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। रिकम्बिनेशन कहाँ होगा आपका? रिकम्बिनेशन होगा हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में आपका होगा रिकम्बिनेशन। अब मेटाफेज 1 की बात करें, प्रोफेज हो गया आपका, मेटाफेज, देन एनाफेज एंड टीलोफेज। अब जो आपका मेटाफेज है, मेटाफेज में जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंटर में अलाइन होते हैं। मैं आपका माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस बना के दिखाऊं तो मियोसिस में अरेंजमेंट कैसी होगी और माइटोसिस में कैसी होगी, मैं 2 सेल बना देता हूं। एक बार आपकी 2 सेल बना देते हैं, सॉरी, एक ये सेल है, एक ये सेल है, आपकी ये दोनों सेल है। इसमें हम माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस देखेंगे जब एम फेज क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। एम फेज में क्रोमोसोम्स कैसे अरेंज होते हैं। अगर हम माइटोसिस की बात करें, माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में अगर सेंटर में अरेंज्ड है क्रोमोसोम्स तो वो इस तरह अरेंज रहते हैं। और जो आपके स्पिंडल फाइबर्स होंगे, स्पिंडल फाइबर्स होंगे, ये आपके सेंट्रियोल्स होंगे, स्पिंडल फाइबर्स होंगे, ये इस तरह अटैच होंगे। एक ही जो क्रोमोसोम्स है उसके सिस्टर क्रोमेटिड्स के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं आपके स्पिंडल फाइबर्स, अगर हम माइटोसिस की बात करें। अगर हम मियोसिस 1 की बात करें, मियोसिस 1, मियोसिस 1 की अगर हम बात करते हैं तो मियोसिस 1 में जो अरेंजमेंट होगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होगी। तो होमोलोगस, जो एक ही क्रोमोसोम की जो अलग एलील होती है या उसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में अरेंज होते हैं। अब इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी, ये अरेंजमेंट कैसे है आपकी, ये क्रोमोसोम है, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, इनके बीच में रिकम्बिनेशन हुआ था। ये आपके क्रोमोसोम्स हो गए। अब क्या होगा, ये आपके 46 क्रोमोसोम थे, अगर ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम थे। तो जब ये आप यहाँ से डिवाइड होंगे तो एक ही क्रोमोसोम के टुकड़े हो रहे हैं तो इक्वल नंबर दोनों सेल में जाएगा, तो इसीलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। जब इसके स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे हैं, इसके स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे हैं तो वो एक ही तरफ काइनेटोकोर पे अटैच हो रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रहे हैं, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड्स पे। तो जब इनका सेपरेशन होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा मियोसिस 1 में, इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इसीलिए इसको क्या बोला है, रिडक्शनल डिवीजन। तो ये जो अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट आपको ध्यान रखनी है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डायग्राम दे देंगे, ये मियोसिस 1 का स्ट्रक्चर है या फिर माइटोसिस का स्ट्रक्चर है। तो ये होगी आपकी अलाइनमेंट की बात। और जो अलाइनमेंट होती है वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर होती है। जो मेटाफेजिक प्लेट हमने माइटोसिस में देखा वही है कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आपका अलाइनमेंट होगा। देन क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे काइनेटोकोर पे, और वो काइनेटोकोर किसके होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। अभी हमने देखा मियोसिस के अंदर क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर है वहां पे आपके अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। देन अगर हम एनाफेज की बात करें, एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए थे अब क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स पे खींचना स्टार्ट करेंगे, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का माइग्रेशन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। क्या हुआ, माइग्रेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, माइग्रेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का
माइग्रेशन होगा आपका अपोजिट पोल पे, होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम का माइग्रेशन हो रहा है आपका अपोजिट पोल पे एनाफेज 1 में। टीलोफेज 1 की बात करें तो टीलोफेज 1 आपका जो एनाफेज प्रोफेज होता है उसका अपोजिट होता है। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, साइटोकाइनेसिस होती है इसके बाद, और डायड ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है। डायड ऑफ सेल का मतलब क्या है, 2 सेल्स बनती है जिसमें आपका क्रोमोजोम का नंबर है, क्रोमोजोम का नंबर है वो अब हाफ हो गया है, क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो गया है, और जो क्रोमोजोम्स है अभी भी वो सिस्टर क्रोमेटिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। अभी भी क्रोमोजोम हर एक सेल में इस तरह प्रेजेंट है। ओके, इसी को बोलते हैं हम डायड ऑफ सेल, कि सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी तक अटैच है। और 2 कंसिक्यूटिव मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में एक फेज आती है जो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहती है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहती है, उसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, इसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस किस में होती है, 2 मियोटिक जो फेजेस होती है, 2 मियोटिक डिवीजन है, उनके बीच में एक शॉर्ट टाइम के लिए एक फेज आती है, उसको बोलते हैं मियोसिस। अब हम मियोसिस 2 की बात करें तो मियोसिस 2 बिल्कुल सिमिलर है आपका जो माइटोसिस थी उस जैसी, बस माइटोसिस में क्या था, जो आपका इनिशियल डिवीजन स्टार्ट हो रहा था वो 46 क्रोमोजोम से हो रहा था, यहाँ पे जो डिवीजन स्टार्ट होगा वो 23 क्रोमोजोम से होगा, क्योंकि आपकी मियोसिस 1 में ही 46 से 23 क्रोमोजोम्स हो चुके हैं, 2n से n हो चुका है उनका। तो इसमें भी अलाइनमेंट कैसी होगी, अगर सेल की अलाइनमेंट की बात करें, जो आपके क्रोमोजोम्स होंगे वो क्रोमोजोम्स आपके जो माइटोसिस में थे इसी तरह आपके अरेंज होंगे, और यहाँ से आपके स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रियोल से अराइज होंगे और सिस्टर क्रोमेटिड्स के काइनेटोकोर पे अटैच होंगे आपके मेटाफेज में। मेटाफेज में इस तरह अटैचमेंट रहती है। तो प्रोफेज 2 की अगर बात करें तो कंडेंसेशन होगा, क्रोमोजोम का कंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर हो जाएगा। इसमें क्या है, अलाइनमेंट एट इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन पे अलाइनमेंट हो जाएगा क्रोमोजोम्स का। देन यहाँ से अब एनाफेज में देखें तो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड का सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हो गया आपका एनाफेज 2 में। टीलोफेज अपोजिट होता है आपका प्रोफेज का, तो यहाँ पे न्यूक्लियर जो एनवलप है दोबारा फॉर्मेशन होना इसका शुरू हो जाएगा। तो मियोसिस 2 बिल्कुल आपकी माइटोसिस जैसी है, बस नंबर वहाँ पे 46 से शुरू हुआ, यहाँ पे 23 क्रोमोजोम से आपका इनिशियल न्यूक्लियस का डिवीजन या फिर कैरियोकाइनेसिस शुरू होती है। उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी, देन आपके एक जो इनिशियल स्टार्ट हुआ था एक सेल से आपके 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब सिग्निफिकेंस क्या है आपका मियोसिस का, मियोसिस का सिग्निफिकेंस सबसे बड़ा ये है कि इसकी वजह से रिकम्बिनेशन होता है, और रिकम्बिनेशन में वेरिएशंस होती है, इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका जो वेरिएशन होती है, वेरिएशन किस टाइप की सेल डिवीजन में होती है, या फिर मियोसिस की वजह से क्या होता है, तो क्या होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और जो आपके क्रोमोजोम का नंबर होता है, क्रोमोजोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है। तो ये सब था आपका जो सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। इससे बाहर आपको कहीं से भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा अगर सेल डिवीजन से आ रहा है, तो सेल साइकिल या सेल डिवीजन से क्वेश्चन आ रहा है तो जो अभी पढ़ा है इससे बाहर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सके।